फर्स्ट इज अल्थ्यूसर एंड दरिद्दा, ठीक है। अल्थ्यूसर जो है मार्क्सिस्ट हैं। इनका जन्म होता है 1918 एंड 1990, जन्म होता है 18 में, डेथ होती है 19 के अंदर। ये मार्क्सिस्ट हमारे पास सोशोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। ये क्रिटिकल थ्योरी में जाते हैं, जो मार्क्सिस्ट की जो पॉजिटिव है नेगेटिव बातें, इन दोनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। थोड़े से फिलोसफर हैं ये, ठीक है। एंड इन्होंने अपना जो स्टडी का सिस्टम है वो शुरू किया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है। और अपने टाइम पे प्रोमिनेंट थिंकर थे ये। अल्थ्यूसर एक स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट है, बिकॉज ऑफ ये मार्क्सिस्ट का थोड़ा आलोचना भी कर देते हैं और थोड़ा सा आइडियोलॉजी के बारे में कभी बात करते हैं। जो विचारधारा है ना, कि अगर आपके पास अच्छे विचार हैं, अच्छी नॉलेज है, तो आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, बिकॉज आपके पास तथ्य हैं, बोलने का एक तहजीब है आपके पास, ठीक है। एंड यहाँ पे ये बात करते हैं कि एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर अमीर गरीब होता है, ठीक है। उसके बारे में ये बात करते हैं। ये प्रोफेसर बनते हैं फिलोसफी के, ठीक है। उसके बाद एकेडमिक कल्चर में अपने आप को थोड़ा सा शुरू करते हैं, फिलोसफी के टीचर बन जाते हैं। उसके बाद फिर ये स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़ते हैं, फिर मार्क्सिज्म को देखते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ देते हैं, इनको भी जोड़ देते हैं, ठीक है। जो हमारे पास फिनोमेनोलॉजी है, जो हमें दी है फुके जी ने, ठीक है, तो उनको भी जोड़ देते हैं ये, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ के अपनी न्यू थ्योरी बनाते हैं, जो होती है स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के नाम पे, ठीक है। देन आइडियोलॉजी आल्सो। अभी देखो इसमें क्या बात करते हैं स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म में, कि वो कहते हैं कि हमारे पास जो मार्क्स की जो थ्योरीज अवेलेबल हैं पुरानी वाली, तो ट्रेडिशनल मार्क्सिस्ट थॉट को ये क्रिटिक करते हैं और कहते हैं कि अब बहुत कुछ चेंज हो गया है, पहले कुछ और था, आज कुछ और चल रहा है। उसके बाद ये देखते हैं कि भाई ह्यूमैनिटीज जो इंटरप्रिटेशन है, जो आप मानवतावादी व्याख्या करते हो, उसकी भी आलोचना करते हैं कि भाई जो मानव होता है वो लगाव महसूस करता है अपने अपने काम से, अपने कलीग से, है ना। उनमें इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस होता है कि भाई मैंने ये काम किया है, मुझे इतने पैसे में नहीं मिले हैं, है ना, ऐसा करके रहता है लोगों के बीच में। तो वो चीज़ें रहती हैं, तब होता है संघर्ष, तब होती है झगड़ा, तब होता है लड़ाई। तो उसके बारे में से क्रिटिक करते हैं कि भाई अगर ऐसा नहीं होगा, अगर बंटवारा नहीं होगा, स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो किस तरीके से लोग काम करेंगे। यही बात करते हैं दरखिम जी, अगर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगा, डीओएल नहीं होगा, तो किस तरीके से लोग प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे, ठीक है। आगे देखो, अल्थ्यूसर बोलता है कि स्ट्रक्चरलिस्ट रीडिंग ऑफ मार्क्स वेयर ही एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन एंड देयर रिलेशनशिप इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। जहाँ पे वो कहते हैं कि जो सामाजिक संरचनाएं हैं, संस्थान हैं, सब उनके जो संबंध हैं, इनको आपको पढ़ना चाहिए, इनको समझना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द अल्थ्यूसर्स की कॉन्सेप्ट इज ISA एंड द RSA, कि आपके उनकी विचारधारा के अकॉर्डिंगली, मतलब उनके अकॉर्डिंगली, कि अगर आप एक ऐसा स्टेट बनाएं जहाँ पे आइडियोलॉजी की प्रमुखता है, जहाँ पे वैचारिक राजतंत्र है, लोगों को बोलने की फ्रीडम है, जहाँ पे लोग अपने भावों को, अपनी बातों को बता सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर हैं। तो ये ISA को प्रमोट करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि सिर्फ पुलिस वाले, आर्मी वाले ही नहीं कंट्रोल कर सकते समाज को, अगर किसी के पास नॉलेज है, एजुकेशन है, मीडिया है, धर्म के बारे में कुछ पता है, तो वो भी जो है वो आ, समाज को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हमारा धर्म है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा मीडिया है। जैसे अभी जब मोदी जी को वोट डालना था, तो उस पे जो हमारे पास मीडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव थे, काफ़ी आ रहे थे, एड चल रही थी, उन्होंने ये काम किया, वो काम किया, कांग्रेस में आल्सो चल रहा था, ठीक है। आगे देखें, अकॉर्डिंग टू अल्थ्यूसर, ISA, जहाँ पे आइडियोलॉजी की बात है, तो ISA याद रखना, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। ये यहाँ पे बात करते हैं प्रमुख विचारधाराएं को कायम रखते हैं और व्यक्तियों की व्यक्तिपरकता को आकार देकर शासक वर्ग के अधिपतन को पुनः उत्पन्न करके मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखते हैं। मतलब वो कहते हैं कि अगर छोटे तबके के जो लोग हैं, अगर उनके पास नॉलेज है, वैचारिक तंत्र है, बोलने का पता है उनको, तो जो प्रमुख शासक वर्ग है ना, तो वहां पे वो कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर आ सकते हैं। जो कल्चरल हेजेमनी है,
जो सांस्कृतिक अधिपत्य है उसके बारे में काफी बात करते हैं ये, कि कल्चर जो हमारी संस्कृति है वो किस तरीके से सभी चीजों को मेंटेन करके रखती है, अधिपत्य बना के रखती है पूरे समाज के ऊपर। तो कल्चरल हेजेमनी किसका है? अल्थ्यूसर का है। ठीक है, आगे देखिए, अल्थ्यूसर आल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर डिटर्मिनेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन। याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट भी, जहां पे ये बात करते हैं अधि निर्धारण की अवधारणा, कि जहां पे आप ज्यादा ही चीजों को लेकर चल रहे हो, घटनाएं किसी एक कारण से निर्धारित नहीं कर सकते आप। जैसे सपोज करो मैंने क्लास नहीं लगाई, मैंने सपोज करो कल क्लास नहीं लगाई, तो आपके मन में क्या आएगा कि भाई मुझे लिंक नहीं आया, है ना, जब मैडम ने मुझे लिंक नहीं भेजा, या फिर मैम बीमार होंगे, या कहीं चले गए होंगे, जो कुछ भी एबीसीडी हो सकता है। तो कोई भी अगर घटना हैपन हुई है ना, तो उसका एक कारण नहीं है, उसके पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं। राजनीति भी, वैचारिक भी, सांस्कृतिक भी, पर्सनल भी, इमोशनल भी, एबीसीडी सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ओवर डिटर्मिनेशन नहीं करना है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ये बात करते हैं कि अगर कोई घटना हैपन हुई है, बिकॉज ये फिनोमोलॉजिस्ट भी है, घटना विज्ञानी भी हैं, जहाँ पे बात करते हैं कि घटना कोई हैपन हुई है, कोई घटना हुई है, तो उसके पीछे एक रीजन नहीं है, काफी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, इस विचार ने आर्थिक नियतिवाद से परे जो मार्क्सवादी विश्लेषण उसके दायरे को व्यापक बनाया, जैसे समाजशास्त्री को सामाजिक वास्तविकता को आकार देने में विभिन्न कारकों जटिलता और परस्पर क्रिया पर विचार करने में सक्षम बनाया। देखो फिलोसफर तो ये थे ही कि भाई क्यों होता है, कैसे होता है, क्या रीजन है। जब उसमें हमारे पास क्या आ गया, फिनोमोलॉजी आ गया, घटना विज्ञान आ गया, तो क्या बना इन्होंने कि भाई कोई घटना हैपन होगी तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण, व्हाट, वेयर, व्हेन, सब कुछ इंक्लूड होगा। ठीक है, देन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क्सिस्ट फिलोसफी, जब मार्क्स की फिलोसफी है इसमें ये क्या अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, इन्होंने इंटरप्रेटिंग मार्क्स कॉन्सेप्ट ऑफ डायलेक्टिकल एंड मेटेरियलिज्म। आपको पता है डायलेक्टिकल मेथड एंड मेटेरियलिज्म जब है, जो कॉन्सेप्ट है वो मार्क्स ने दिए थे। ठीक है, इनके जो फ्रेंड थे मार्क्स के, तो उन्होंने मिलकर ये कॉन्सेप्ट दिया डायलेक्टिक्स वाला, बोली वाला। जब भी आप बोलते हो लोग आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। ठीक है, उन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद और गैर टेलियोलॉजिकल समझ के लिए तर्क दिया, जिसमें ऐतिहासिक परिवर्तन की आकस्मिक और अप्रत्याशित प्रकृति पर जोर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज किसमें और क्या बात करते हैं कि मार्क्सवाद की रूढ़िवादी व्याख्याएं हैं उनको चुनौती देते हैं, कि आप जो कहते हैं क्रांति होती है, नए नए तरीके आते हैं, है ना, और जो छोटे तबके के लोग हैं वो आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, है ना, फिर रूलिंग क्लास डाउन हो जाएगी। तो उस चीज थोड़ा सा वो नेगेटिव वे में लेते हैं कि ऐसा कैसे वो संभव हो सकता है कि जिनके पास इतना पैसा है, वेल्थ है, वो कैसे, जो छोटे लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, वो कैसे अपर में आने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस। अल्थ्यूसर इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड सोशियोलॉजी इनटू फिलॉसफी। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो अल्थ्यूसर का प्रभाव समाजशास्त्र से परे दर्शन, राजनीतिक सिद्धांत, साहित्यिक आलोचना और सांस्कृतिक अध्ययनों तक फैला हुआ था। ठीक है, मतलब हर जगह पे उन्होंने छोटा छोटा अपना कंट्रीब्यूशन किया हुआ था। तो मार्क्सवाद के प्रति उनके जो संरचनावादी दृष्टिकोण, उसमें पूंजीवादी समाजों की जटिलताओं का विश्लेषण किया। इसमें ये क्या करते हैं कि जो कैपिटलिज्म है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, किन किन वजह से रेवोल्यूशन आएगा, किन किन वजह से जो पुअर लोग हैं वो अमीर बन सकते हैं, किन किन वजह से जो पुअर लोग हैं वो अमीर नहीं बन सकते हैं, इन सभी के ऊपर वो डिबेट करते हैं। ठीक है, आगे है वो बात करते हैं कि इन सब डिबेट के बावजूद भी वो कहते हैं कि मार्क्स की उनकी व्याख्या और उनकी राजनीतिक भागीदारी के संबंध में अल्थ्यूसर ने योगदान का विभिन्न विषय के विद्वान द्वारा अध्ययन और बहन जारी कर रखी है। देखो इतना कुछ अल्थ्यूसर ने बोला है मार्क्स के बारे में, तो उसके बाद जो इनके बाद थिंकर आए थे उन्होंने भी इनकी थ्योरी के ऊपर बातचीत करी है। लेगेसी एंड इन्फ्लुएंस मतलब क्या, कि जो चीजें पहले हैपन हो चुकी थी उसको दोबारा से रिप्लिकेट करने की कोशिश करी गई थी, वो हैपन नहीं हुई तो उसका आलोचना कर दी गई। एंड इनकी बात का इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि बाकी अभी जो फिलोसफर आ रहे हैं, जो अपने पास थिंकर आ रहे हैं, वो भी इनकी तरह ही जो बाकियों की थ्योरी है उसके ऊपर क्रिटिक कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, वाइस एंड वर्सा। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू मार्क्सिस्ट थ्योरी, क्रिटिक ऑफ ह्यूमनिज्म, कि वो मानवतावाद की आलोचना करते हैं, हमने पढ़ा दिया है आपको। ठीक है,
स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म है ये, ठीक है, जहाँ पे ये क्या बात करते हैं कि स्ट्रक्चर होता है, संरचना होती है, व्यक्तियों की चेतना और एजेंसी को आकार देने में सामाजिक संरचनाओं का, संस्थाओं का महत्व होता है। आप कुछ भी बनते हो ना, आपका जो माइंड है वो किस तरीके से डेवलप होता है कि आपकी संस्था कैसी है, आपका एनवायरनमेंट कैसा है। अति निर्धारण की उनकी अवधारणा ने सुझाव दिया कि सामाजिक घटनाएं कई अक्सर परस्पर विरोधी कारणों और परिस्थितियों से प्रभावित होती है। सेम कि कोई भी अगर घटना हैपन हुई है तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश हुई होगी, उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद है दिस वन, एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक, ज्ञान मीमांसा या विराम, जिसके बारे में कल पूछ रहे थे शिवानी जी, ठीक है। तो ज्ञान मीमांसा क्या है? नॉलेज थ्योरी, कि आप नॉलेज की थ्योरी बनाते हैं, फिलोसफिकल थ्योरी बनाते हैं, नॉलेज की थ्योरी बनाते हैं, तो इसमें इन्होंने विराम दिया, रोक दिया इनको, भी रुक जाओ, कुछ और देखो, कुछ और सोचो क्या कुछ हो सकता है। तो विचार प्रस्तावित किया, ये तर्क देते हैं कि मार्क्स के परिपक्व कार्य उनके पहले के लेखन से एक महत्वपूर्ण प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस विराम ने ऐतिहासिक भौतिकवाद की अधिक वैज्ञानिक और संरचनात्मक समझ के एक कदम को संकेत किया। कि आप ये बात कर रहे हो कि भाई कोई चीज है उसके बारे में आप नई नई नॉलेज को लेकर आओ, ज्ञान को लेकर आओ, उसको रोक दो, कुछ नया ढूंढ के लेके आओ ना, कुछ नई चीजों को इन्वेंट करो, ताकि जो हमारे पास पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी है पढ़ाई करने में कि भाई हम कुछ नया पढ़ रहे हैं। आप एक को काउंटर कर रहे हो, फिर कुछ उसी चीज को और आप रेनोवेट कर रहे हो, डोंट, ऐसा मत करो, कुछ और चीजें लेकर आओ। तो उसने ब्रेक लगाने की बात करी है। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक किसने लगाया है, ठीक है। देन थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी, विचारधारा, ठीक है, कि केवल विचारों या विश्वासों का समूह नहीं है बल्कि भौतिक अभ्यास है, समाज के भीतर व्यक्तियों को विशिष्ट विशेष स्थितियों से प्रशेषित करते हैं। कि अगर आपके पास कोई ऐसा एक विषय है, कोई टॉपिक है, आप उसके ऊपर बोल सकते हो, आपकी उसके ऊपर राय रख सकते हो, विश्वास है, बिलीफ है, आइडिया है, तो कहीं ना कहीं आप समाज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। दूसरा कि आप किसी को कंट्रोल भी कर सकते हो, बिकॉज अगर आपके पास नॉलेज है, हाई एंडेड नॉलेज है, तो कोई भी आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। जैसे हमारे पास वो है, क्या है नाम उसका, यूट्यूबर है वो राठी, है ना। तो कहने का भाव उसके पास बहुत नॉलेज है, बहुत वीडियोस बनाता है, काफी अच्छी नॉलेज उसके पास। तो क्या किया उसने, अपने विचारों से, अपने लहजे से बाकियों को इन्फ्लुएंस कर लिया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली चीजें चली भी थी, काफी कुछ हैपन भी हुआ था, ठीक है। आगे देखें, कंट्रीब्यूशन टू मार्क्सिस्ट थ्योरी में इन्होंने क्या दिया है, आई एस ए, ठीक है, वैचारिक बातें करेंगे। देन थ्री बेसिक आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, देयर आर थ्री, अच्छा दो बार लिखा हुआ है, ओके, कॉन्सेप्ट इन अल्थ्यूसर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडियोलॉजी। तीन कॉन्सेप्ट है इनके। फर्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन, कि आप अपनी विचारधारा के अंदर अपने आप की प्रतिनिधित्व करते हो कि मैं कैसा हूँ, मेरी विचारधारा कैसी है, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, आप उसको समझो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज विचारधारा की भौतिकता, मेटेरियलिटी ऑफ द आइडियोलॉजी, क्या भौतिकता में चीजें लेकर जाते हो कि भाई ये मैंने एक विचार दिया, मैंने ये क्रिएट कर दिया, ये चीज बन के आपके सामने आई है, प्रैक्टिस करी है मैंने इसके ऊपर। जैसे आपके पास कार्ड रीडर होते हैं, राइट, उसने अपना दिमाग लगाया, उसने एक आइडिया बना कि ये वाला कार्ड आएगा तो उसका ये मतलब बनेगा, है ना। तो ये क्या है कि आपकी आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा एक भौतिक चीज में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, क्योंकि आपने अभ्यास करे हैं। आगे है द एग्जिस्टेंस ऑफ मटीरियल, ये अस्तित्व भौतिक होता है। विचारधारा केवल विचारों का समूह नहीं बल्कि इसमें भौतिकता रहती है। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य और उनके निर्णय वैचारिक समाजीकरण और अभिविन्यास का परिणाम होते हैं, ओरिएंटेशन का एक परिणाम होते हैं। नेक्स्ट इज अल्थ्यूसर एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी टर्न्स इंडिविजुअल्स इनटू सब्जेक्ट्स, कि आपकी जो विचारधारा है, अगर आप उसको अपने विषय में कन्वर्ट कर लो तो क्या होगा, लोगों जैसे अरे तुम, जैसे एग्जाम्पल जहाँ पे लिखा हुआ है, जब विचारधारा लोगों को पुकारती है, जैसे पुलिस कह सकती है कि अरे तुम वहां हो, जब कोई उसे इस प्रकार का जवाब देता है तो वह खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता है जिसे वो पुकारा जा रहा है।
जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मैंने शिवानी का नाम लिया, तो शिवानी अगर कुछ रील्स भी देख रही होगी बैठ के, अगर कुछ और भी कर रही होगी, तो एकदम ध्यान जाएगा कि कुछ बोला है मेरे को, है ना, मेरा नाम लिया है। तो जब आपकी आइडियोलॉजी किसी सब्जेक्ट में कन्वर्ट होगी, देन आपका जो व्यक्तियों के विषय बदल जाती है, कि जो आपका विचारधारा है जब वो व्यक्तियों में कन्वर्ट होगी तो कुछ नया हैपन होगा, क्योंकि आपने वो नाम सुना है कि भाई उस इंसान का नाम है ना। तो जब मैंने उसको बुलाया, जब उसका मैंने नाम लिया, तो क्या वो उसके एकदम उसके मन में एक विचारधारा आ गई कि भाई मुझे बुलाया गया है, मेरा नाम लिया गया है। ठीक है, आगे देखें। द रिकॉग्नाइजेशन इज क्रुशियल बिकॉज इट ट्रांसफॉर्म देम इनटू अ सब्जेक्ट। ये एक बहुत ही अल्थुसर का तर्क था कि ये प्रक्रिया न केवल प्राकृतिक है बल्कि विचारधारा द्वारा आकार लेती है, जो व्यक्तियों को एक विश्वास दिलाती है कि विषय होना एक प्राकृतिक स्थिति है, जबकि वास्तव में ये इन वैचारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होती है। सिंपल सा फॉर्म है। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक टॉपिक, विचारधारा, एक पर्टिकुलर टॉपिक किसी सब्जेक्ट में इंक्लूड होता है, तो उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस आ जाता है। अगर वो चीज़ दोबारा उसे बोली जाएगी तो वो एक्टिव हो जाएगा, उसे लगेगा कि मुझे कुछ कहा गया है। जैसे आप मेरा नाम लो तो मैं एक्टिव हो जाऊंगी, है ना, आपको सुनूंगी ध्यान से। ठीक है, आगे देखें। अल्थ्यूसर ने कहा कि ये प्रक्रिया न केवल प्राकृतिक है बल्कि विचारधारा का आकार भी लेती है। सेम चीज लिखी हुई है यहाँ पे। अच्छा, ये अलग है कि लुई अल्थ्यूसर एक फ्रांसीसी दर्शक हैं जिनका कार्य हेजेमोनिटिक स्टेट रिप्रोडक्टिव मॉडल के ऊपर काम करते हैं वो। ठीक है, हेजेमोनिटिक स्टेट रिप्रोडक्टिव मॉडल के ऊपर। कुछ लोग अल्थ्यूसर को शिक्षा को शासक वर्गों द्वारा अपने विचारों और हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक राज्य व्यवस्था मानते हैं, ISA। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास एक था हेजेमनी वाला। ठीक है, ये दो कंसेप्ट याद रखने हैं इनके। कोई सामाजिक वैज्ञानिक, राजनीतिक, शिक्षाविद और शैक्षणिक योजनाकार शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन मान रहे। जैसे कि हमारे पास तरकीम थे, वो भी एजुकेशन को क्या कहते हैं कि ये एक प्रोमिनेंट चीज है, क्योंकि ये हमारे कल्चर को जनरेशन टू जनरेशन में कन्वर्ट कर देती है। जो हमारे कल्चर है, जो हमारा धर्म है, उसको कन्वर्ट करती है। सेम वैसा ही चीज यहाँ पे वो कहते हैं, बट यहाँ पे किस फॉर्म में कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कि समाज को परिवर्तन कर सकती है, समाज का परिवर्तन कर सकती है। अगर सभी लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, सभी के पास तर्क होगा बोलने का, तो क्या होगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, फिर एक नए वर्ड का जन्म हो जाएगा, जहां पे सभी लोग अपने अपने माइंड वाले लोगों के साथ रह रहे होंगे। ठीक है, आगे देखें। क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिज्म एंड ह्यूमनिटिज्म, ये मानवतावाद और ऐतिहासिकता का आलोचना करते हैं। ठीक है, एंड स्ट्रक्चर कैजुअलिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि सामाजिक संरचनाओं की प्रधानता और ऐतिहासिक परिणामों को आकार देने में इन संरचनाओं की सापेक्ष स्वायत्ता पर जोर देते हैं। सेम चीज है। और साइंस एंड मार्क्सिज्म में ये क्या बात करते हैं कि अल्थ्यूसर ने सैद्धांतिक सुसंगतता और प्रतीतिगत सटीकता के महत्व पर जोर देकर मार्क्सवाद को एक कठोर विज्ञान के रूप में स्थापित किया। वो उन्होंने दिया कि एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक, जो आप ज्ञान की बातें कर रहे हो ना, उसको थोड़ा सा टिका लो, टिक जाओ, कुछ और ढूंढ के ले आओ। देन फिर ये क्या लेके आते हैं, हेजेलियन एंडलिज्म, जो हीगल का था, मेटरलिज्म, जो कि दिया था मार्क्स ने। हीगल ने दिया, फिर मार्क्स ने दिया, फिर यहाँ पे उसकी आलोचना करते हैं अल्थ्यूसर। ठीक है, रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द सुपरस्ट्रक्चर। अधिरचना की सापेक्ष स्वायत्ता। लुई अल्थ्यूसर ने इस विचार को चुनौती दी कि मार्क्सवादी सिद्धांत का विस्तार किया कि समाज की संरचनाएं पूरी तरह से उनकी आर्थिक आधार पर निर्धारित होती हैं। कि उसमें वो कहते थे कि अगर आपका जो स्टेटस है, जो आपका स्टेटस है, वो या तो डिसाइड होता है आपकी, जो डिसाइड होते हैं आपके वेल्थ के अकॉर्डिंगली, कि आपके पास कितना पैसा है। अगर ज़्यादा पैसा है तो आप अमीर है, नहीं तो आप गरीब हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि इन सभी के अलावा बहुत कुछ होता है, कि आपके पास एजुकेशन कितनी है,
आपकी विचारधारा कैसी है, आपका मानसिक लेवल कैसा है, आप किस तरीके से बात करते हैं, आपका बिहेवियर कैसा है। ठीक है। अल्थुसर ने कहा रिलेटिव, दिख नहीं रहा यहाँ पे, ऑटोनॉमी होगा मेरे ख्याल, स्वायत्ता, सापेक्ष स्वायत्ता की बात करते हैं जो कि अल्थुसर ने दिया है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कि मैं राउंड राउंड कर रही हूँ, आप इसको अपनी कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, आपको ये वाले कॉन्सेप्ट बन सकते हैं ऐसे करके। जहां पे ये बात करते हैं कि राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को आर्थिक ताकतों से कुछ हद तक स्वतंत्रता मिली होती है, कुछ सापेक्ष स्वायत्ता होती है, कि जैसे कि 100% में से 20% आपको कुछ फ्रीडम दे दी जाए, दैट इज सापेक्ष ऑटोनॉमी। ठीक है। This perspective provides a new direction of Marxism, exploring how social practices and ideological influence shape individuals within their societies. कि वो कहते हैं कि वो ये पता लगाते हैं कि सामाजिक प्रथाएं और वैचारिक प्रभाव अपने समाज के अंदर व्यक्तियों कैसे आकार देते हैं, कैसा उनका बिहेव होगा, कैसा उनका सिस्टम होगा। क्योंकि यहाँ पे वो बात कर रही है आइडियोलॉजी की, तो आइडियोलॉजी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अल्थुसर का बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। और देखो और इन्फ्लुएंसेस क्या क्या हैं इनके, तो अन्य प्रभाव समाजशास्त्रियों के अलावा फ्रॉड, लैंकन, कहाँ गया, फ्यूज है, लैकन है, हीगल है, इनका भी प्रभाव पड़ता है अल्थुसर के ऊपर। लाइक मार्क्स, अल्थुसर वाज इन्फ्लुएंस्ड इन हिज थ्योरी ऑफ आइडियोलॉजी बाय फ्यूड एंड लैकन। जो आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट है उनसे जो इन्फ्लुएंस हुए हैं अल्थुसर, वो हुए हैं फ्यूड से और लैकन से। जो कैपिटलिज्म वाला सिस्टम है उनसे इन्फ्लुएंस हुए हैं मार्क्स से। ठीक है, तो कैपिटलिज्म मार्क्स में आ गया, एंड जो आइडियोलॉजी है वो हमारी फ्यूड से आ गई और लैकन से आ गई, IFL CM। नेक्स्ट, बट अकॉर्डिंग टू अल्थुसर आर प्रेफरेंस, चॉइसेस जो हैं वो रहती हैं हमारी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली, हमारे समाज की प्रथाओं के अकॉर्डिंगली, कि हम क्या चाहते हैं, हमारी इच्छाएं कैसी हैं। ठीक है। इट इम्पोज अ रोल, यहाँ पे ये भूमिका को थोपते हैं। फ्रॉयड और लैंकन अपने अध्ययन के आधार पर उन्होंने पाठ की सतह के नीचे मौजूद गहरी संरचनाओं को ढूंढा, कि जैसे आपका टॉपिक है, सपोज करो सोशियोलॉजी के जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एक टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स सोशियोलॉजी के, बट यहाँ पे वो क्या करते हैं, इनकी गहराइयों में जाते हैं कि इनकी जो विशेषताएं हैं बनी कैसे हैं, किस तरीके से बनी हैं। ठीक है, आगे देखिए, इन इज ऐसे फ्यूड एंड लैकन अल्थुसर डिस्कस द आइडिया कि मार्क्स को हीगल का ऋणी माना जाता है, क्योंकि हीगल से बहुत कुछ लिया है मार्क्स ने, तो बोलते हैं कि ये तो हीगल के ऋणी हैं। लेकिन अल्थुसर का तर्क देते हैं कि कोशिश की कि वे हीगल के विरोधी थे, और अल्थुसर कहते हैं कि नहीं, वो हीगल के विरोधी थे, उनके उनके ऋणी नहीं थे, उनके विरोधी थे। ठीक है, अल्थुसर बताते हैं कि हीगल की विषय दृष्टि की द्वंद्वात्मकता को अनिवार्य रूप से पूर्ण आत्मा के संदर्भ में महसूस किया गया है। जो डायलेक्टिकल हीगल का है, डायलेक्टिकल ऑफ वर्ड, जिसमें कहते हैं कि बोली, कि आप जो बोलते हैं, जब सोचते हो, उससे आपका जो सिस्टम बिल्ड होता है, बेटर होता है, तो उसी को लेकर ये बात करते हैं, पूर्ण आत्मा की बात करते हैं, एब्सोल्यूट स्पिरिट की बात करते हैं डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के अंदर हीगल। ठीक है, आगे देखिए, दिस इज अनलाइक मार्क्स, मार्क्स के विपरीत, जिनके लिए विषय दृष्टि की जो दगात्मक आर्थिक आधार पे है, उनके लिए कहाँ पे थी, बोली के लिए थी, पूर्ण आत्मा के लिए थी। यहाँ पे जो मार्क्स का जो डायलेक्टिकल सिस्टम है वो किस पे लिए है, वेल्थ के लिए है। ठीक है, इसी वजह से वो कहते हैं कि जो मार्क्स हैं वो हीगल के ऋणी नहीं है, उनके ऑपोजिट में है। ठीक है जी, आगे देखिए, अल्थुसर्स वर्क हैव हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर स्कॉलर सेवरल थ्योरी सच एज एंटनी वाल्वर हु वाज हिज स्टूडेंट, जो उनका स्टूडेंट था, पेरे मार्करी, जैकूस दरिदा, दरिदा भी इनके स्टूडेंट रहे हैं, हु इज नॉन न्यू पर्सनली, और मार्शल फूके जी, जो हु लाइक बालीवर वाज ए स्टूडेंट, and Frederick Jameson and Terry Eagleton have been influenced by Althusser's notion and ideology. ठीक है, बुक्स इनकी देख लो, फॉर मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट है, 1965, लेनिन एंड फिलोसफी एंड अदर ऐसे 1968,
रीडिंग कैपिटल इंपॉर्टेंट है 1965, ऐसे इन सेल्फ क्रिटिसिज्म 1974, पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री 1972, फिलोसफी ऑफ इनकाउंटर 1978 एंड 1987, देन 1993 में पूरी तरीके से पब्लिश हो गई थी। ठीक है, देन दरिद्रा जी। ठीक है, थोड़ा इसका हम कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। जो दरिद्रा जी हैं इनका जन्म होता है 15 जुलाई को, आने वाला ही है। ठीक है, एंड 30 में, एंड डेथ हुई थी इनकी 9 अक्टूबर 2004 को, 2004। देन ये फ्रांसीसी दार्शनिक है, फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो डिस्ट्रक्शन के लिए है, डीकंस्ट्रक्शन के लिए है, डीकंस्ट्रक्शन के लिए है, विखंडन के दर्शन के लिए है। ठीक है, याद रखना दरिद्रा जो है वो डी के लिए है, डी फॉर डी डीकंस्ट्रक्शन। ठीक है, विखंडन के लिए है। इन्होंने काफी सारे ग्रंथ लिखे हैं, काफी सारी किताबें लिखी हैं। ठीक है, और जो इनका कॉन्सेप्ट था ना दरिद्रा का, सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को देते हैं हमारे पास सोसर जी। ठीक है, सोसर के इन्फ्लुएंस होकर, सोसर से इन्फ्लुएंस होकर दरिद्रा जी अपना जो है कॉन्सेप्ट देते हैं। देन हुसैरियन एंड हाइडेरियन घटना होती है, यहाँ पे क्या लिख गया, फिनोमेनोलॉजी, ओके यहाँ पे घटना लिखा हुआ है। देन जो हिडेग्रीन फिनोमेनोलॉजी में अपना जो रीडिंग्स लेते हैं सॉसरे की एंड हुसैरियन की, एंड जो हमारे पास फिनोमेनोलॉजी है इसकी लेते हैं और अपने आप को डेवलप करते हैं एज ए सोशियोलॉजिस्ट। ठीक है, और अपनी किताबें लिखते हैं इनसे इन्फ्लुएंस होके। जो कल आपने मुझे क्वेश्चन पूछा था, मेरे ख्याल से पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ क्वेश्चन था आपका, जिसके फादर मैंने दरिद्रा जी के बारे में बात करी थी। एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। यस, स्ट्रक्चरलिज्म, एपिस्टेमोलॉजी, यस स्ट्रक्चरलिज्म जरा जो कॉन्सेप्ट है, तो उसमें यस स्ट्रक्चरलिज्म के जो फादर हैं, जो मतलब जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में जो चीज़ें आती हैं वो हमारे पास दरिद्रा जी लेकर आते हैं, बट दरिद्रा जी से पहले जो हमारे पास थे वो थे हमारे पास सॉसरे जी। ठीक है, सॉसरे देन दरिद्रा। ठीक है, एस फिर डी, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। ही इज वन ऑफ द मेजर फिगर एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट मॉडर्न फिलोसफी। जो हमारे पास मॉडर्न चीजें हैपन हुई थी, उसके बाद चीजें हैपन हुई हैं फिलोसफी के अंदर, इनसे जो रिलेटेड थे, एंड जो हमारा स्ट्रक्चरलिज्म उसे रिलेटेड थे। ठीक है, उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकता से जुड़े हुए थे ये। ठीक है, structure, sign and play, an introduction to early Derridian thought. Jacques Derrida's seminal essay, Structure, Sign and Play in the Discourse of Human Sciences. ठीक है, डिस्कर्स का मतलब होता है प्रवचन, बोलना। ठीक है, मानव विज्ञान के प्रवचन में संरचना, संकेत और खेल, ये ना बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है, क्योंकि इसमें संरचना है, संरचना के अंदर दो लोग हैं, दो लोगों में एक या तो कोई खेल होगा, या तो कोई गेम होगी, या फिर कोई बातचीत होगी, और बातचीत वो संकेत का यूज करेंगे। जैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर में बैठे हुए हैं, है ना, हम यूट्यूब पे बैठे हैं, जहाँ हम मीट पे बैठे हैं, सॉरी, तो मीट पे बैठे हैं, तो हम किसी संकेत का यूज कर रहे हैं ना बातचीत करने के लिए, प्रवचन देने के लिए। ठीक है, अगर हम गेम खेल रहे हो तो बोलते 1 2 3 गो स्टार्ट, उसको पकड़ो, इसको पकड़ो, है ना, ऐसा करो वैसा करो, तो अब बोलोगे ना कुछ ना कुछ। तो ऐसी ही चीज यहाँ पे वो लेकर आते हैं कि स्ट्रक्चरल साइन एंड प्ले में डिस्कस होता है, प्रवचन होता है हमारे मानव विज्ञान के अंदर। ठीक है, तो अभी ये बात करते हैं कि इसे उनके दर्शन का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श आरंभिक बिंदु बनाता है, कि अगर हमें इनको पढ़ना है ना, सबसे पहले इस चीज को पढ़ लो, साइन, प्ले एंड स्ट्रक्चर को जिन्होंने दिया है। ठीक है, तो दरिदा फर्स्ट इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट इन द पेपर एट द 1966 कॉन्फ्रेंस टाइटल्ड द लैंग्वेज ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द साइंस ऑफ मैन। इसका जो शीर्षक था वो ये था, आलोचना की भाषाएं और मनुष्य का विज्ञान। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाय रैन गिजर्ड, रिचर्ड मैकल से,
and Eugenio Donato, Johns Hopkins यूनिवर्सिटी इन बाल्टीमोर। ठीक है, आगे देखो इसमें क्या बातें और कही गई थी। द कॉन्फ्रेंस वॉज इनिशियली डिजाइन टू सेलिब्रेट द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। तो ये ना क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के बारे में काफी बात करते हैं। देखो सेलिब्रेट करा गया था लेवी स्ट्रॉस की जो इन्फ्लुएंस हुए थे वो लोग, उनके उनका जो एक प्रसिद्धि मिली थी लेवी स्ट्रॉस को, उसके बारे में। बट ये अपनी चीजों में लेवी स्ट्रॉस को लेकर आते हैं। लेवी स्ट्रॉस का बहुत ही मेजर जो कॉन्सेप्ट है वो है मिथ एंड मिथिज्म का, एंड है ब्रीकोलाज एंड ब्रीकॉलर का। ठीक है, तो उन चीजों को ये लेकर आते हैं अपनी थ्योरी के अंदर। एंड वो एक स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी थे कि संरचना के अंदर जो लोग हैं, जो एक समाज है, उसके बारे में स्टडी करते थे लेवी स्ट्रॉस। ठीक है, ऑन द सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज एंड टू मेक द फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म इन द यूनाइटेड स्टेट्स। Prominent structuralists such as Ronald Barthes and Tezevent Todorov, Jacques Lacan and Lucien Goldman were among the attendees। उस टाइम पे ये लोग आ भी रखे थे। आगे देखो, however when the conference proceeding were published in 1970 under the subtitle The Structuralist Controversy। ठीक है, जो सेमिनार हुआ था उसमें जो भी बातचीत हुई है, तो उसमें जो चीजें वहां पे हैपन हुई तो उसको किताब में लिखा गया, और उस किताब का नाम था द स्ट्रक्चरलिस्ट कंट्रोवर्सी। ठीक है, और इट वाज क्लियर दैट दरिता's पेपर हैड सिग्निफिकेंटली डिस्टर्ब द सेलिब्रेटरी इंटेंट। मतलब जो दरिता ने लिखा तो इससे ये भाव था कि मे भी वो चाहता था कि जो लोगों का सेंटीमेंट था थोड़ा सा गड़बड़ाए वहां पे। ठीक है, तो rather than reinforcing structuralism, Derrida's presentation challenged its premises, signaling a shift toward post-structuralism। ठीक है, तो संरचनावाद को मजबूत करने की बजाय दरिदा ने जो अपनी प्रस्तुति दी है, अपनी जो बातें कही हैं, वो किस पे दी है? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर दी है। वो इसको मजबूत नहीं कर रहे, इसको मॉडिफाई कर रहे हैं वो। ठीक है, दिस essay is now seen as a pivotal moment in the development of post structuralism। ठीक है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म किसने दिया है? दरिदा ने दिया है। अगर ऑप्शन में आ गया तो टिक लगा देना, अगर है सोसरेजी तो उसको टिक लगा देना। ठीक है, क्योंकि उसने दिया था, फिर यहाँ पे ये चीज आई थी, मतलब उनका ये कॉन्सेप्ट था सोसरेजी का। दरिदा बिगेन बाय डिस्कसिंग, आगे है स्ट्रक्चर, सेंटर एंड मार्जिन। ठीक है, दरिदा बिगेन बाय डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर, अ फंडामेंटल एलिमेंट इन स्ट्रक्चरलिस्ट थॉट। दरिदा संरचना की अवधारणा पर चर्चा करके शुरू करती हैं कि संरचनावादी विचार में एक मौलिक तत्व होता है संरचना। ठीक है, संरचना में पारंपरिक रूप में केंद्र होता है जो संरचना को व्यवस्थित और सीमित रखता है। संरचना के अंदर एक बिंदु होता है, सेंटर हो तो सभी को, जो मेंटेन करके रखता है अपने आसपास। ठीक है, ये केंद्र संरचना के भीतर हर चीज का मूल होता है, इसकी कार्यप्रणाली को नियंत्रण करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास पूरा इंडिया है और इंडिया को रेगुलेट कौन करता है? दिल्ली करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो आगे है स्ट्रक्चर क्या है, सेंटर क्या है, मार्जिन क्या है। तो स्ट्रक्चर क्या है? एक ढांचा है जिसके अंदर लोग संगठित होते हैं। केंद्र क्या है, सेंटर क्या है? जहां पे एक पूरी संरचना अपने आप को मेंटेन करके रखती है, जो मूल रहता है भाई कि आपने ये चीज को मेंटेन करके रखना है। आगे है मार्जिन, केंद्र के बाहर स्थित जो तत्व हैं जिन्हें अक्सर हाशिए पर रखा जाता है उन या कम महत्वपूर्ण माना जाता है, उसे बोलते हैं मार्जिन। जैसे एक संरचना है, दिल्ली है सपोज करो, ये केंद्र है हमारी संरचना का, इंडिया का। इसके आसपास के जो लोग हैं, जो स्टेट है, वो क्या है? वो मार्जिन है, वो मार्जिनलाइज्ड है, बिकॉज सेंटर के पास पूरी पावर है कंट्रोल करने की। बाकी उनके पास थोड़ी सी ऑटोनॉमी रहेगी, बट फिर भी वो इसके कंट्रोल में ही रहेंगे। अगर किसी ने कुछ गड़बड़ किया किसी भी स्टेट में, वहां पर लग जाएगी इमरजेंसी। लगती है ना, आपने देखा था गुजरात में लगी थी, पंजाब में लगी है। ठीक है, आगे देखो, दरिदा आर्ग्यू दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेंटर इज पैराडॉक्सिकल। ये थोड़ा सा रूढ़िवादी है, जो केंद्र की अवधारणा विरोधाभासी थी, क्योंकि ये संरचना को सीमित भी करती है, क्योंकि उसे बचाती भी है, मतलब नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है।
जैसे हमारा दिल्ली है, सभी को कंट्रोल भी करता है और पावर भी देता है, ठीक है, उनको ग्रांट भी तो देता है ना। उसका सुझाव था कि इस विचार ने पश्चिमी विचार और दर्शन पर हावी होकर व्यवस्था और निश्चितता की भावना प्रदान करी है। आगे देखें, स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले में वो बात करते हैं डिस्कशन ह्यूमन साइंसेस में, ठीक है, कि प्रवर्चन के बारे में बात करते हैं। तो दरिदा कहते हैं कि इस बदलाव को एक घटना के रूप में संदर्भित करते हैं कि संरचना की अवधारणा के इतिहास में एक टूटन, एक दोहराव दोनों की प्रतिनिधित्व होती है। मतलब कि ये चीज है कि संरचना के अंदर संकेत है, बातचीत है, कुछ आप रोल प्ले कर रहे हो, गेम खेल रहे हो, वहां पे जो आपका इतिहास था, वहां पे कुछ ना कुछ रिपोर्टर था, कुछ रीडबलिंग थी, मतलब आप कुछ दोबारा कर रहे थे, दोहराव था, ठीक है, एक टूटन था, मतलब कुछ चीजें कंस्ट्रक्टिव थी, कुछ चीजें बिखरी हुई थी, ठीक है, बट अब चीजें चेंज हो रही हैं। स्ट्रक्चर के अंदर अभी एक बिंदु है जो सभी को कंट्रोल करके रखता है, उसके आगे चीजें मार्जिन में होती हैं। पहले सभी को सजी एक के पास थी, बाकी भी पावर में थे अपनी अपनी, ठीक है, जिसको जब मौका लगता था वो पावर में आ जाता। जैसे कि हमारे पास मुगल थे जब, और जब मुगल डिक्लाइन हुए, तो मुगलों के बाद हमारे पास हैदराबाद, अवध, मैसूर, ये सब क्या हो गए, डोमिनेंट हो गए। क्यों? क्योंकि इनके पास एक पावर था, ऑटोनॉमी थी अपने आप को चलाने की, और जब इनको वो मौका मिला तो ये क्या हो गए, अपने आप को में इंडिपेंडेंट हो गए। जो हैदराबाद है, जहाँ अवध है, जहाँ मैसूर है, बाकी ऑल दैट स्टफ, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे वो हैपन कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। आगे है ट्रेडिशनल व्यू में अगर हम देखें स्ट्रक्चर्स को, तो पश्चिमी दर्शन ने पारंपरिक रूप में ये मानने से परहेज करा कि संरचनाएं प्राकृतिक होने की बजाय निर्मित होती हैं, कि संरचनाएं नेचुरल नहीं बनती हैं, इसको बनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि एक निश्चित उपस्थिति का बिंदु जो उन्हें स्थिर और व्यवस्थित रखता है, कि एक संरचना के अंदर एक बिंदु होता है जिसकी वजह से पूरी संरचना बनी रहती है। जैसे हम लोग मिले, है ना, हमारी संरचना बनी हुई है, तो क्यों बनी है, बिकॉज हमने एग्जाम क्रैक करना है। जब वो चीज कंप्लीट हो जाएगी, जो स्ट्रक्चर है वो टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ सेंटर। सेंटर की क्या भूमिका है, सेम, कि सभी को जोड़ के रखता है, पावर देता है, एंड अपने डोमिनेंस भी रखता है पूरे के पूरे चीजों के ऊपर। देन पैराडॉक्स ऑफ द सेंटर, इसका विरोधाभास क्या है, कि सभी को अपने पास रखता है, इंडिपेंडेंट नहीं देता है कि भाई आप ये काम कर सकते हो, आपकी ये फ्रीडम है, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखता है जो सेंटर है, ठीक है। आगे है अंडरस्टैंडिंग थॉट एनालॉजी, कंसीडर अ गेम लाइक क्रिकेट। जो एनालॉजी है, ठीक है, उसमें ये क्या बात करते हैं, एक गेम की तरीके से। अब अगर बात करूं, जो हमारे पास अभी हमने देखा कि स्ट्रक्चर है, देन सेंटर है, देन उसके बाद हमारे पास मार्जिन है, ठीक है, साइन है, जो सिंबल थे हमारे पास, देन एक स्ट्रक्चर है, सिंबल है, और हमारे पास एक गेम है, ठीक है। तुमने ये तो देख लिया कि भाई संरचना होती है, सिंबल होता है। जो गेम वाला सिस्टम है, इसको हम समझ सकते हैं विद द एग्जांपल ऑफ क्रिकेट। प्ले एंड फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जो फील्डर हैं, बॉलर हैं, बैट्समैन हैं, सभी के पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर अपना हर काम कर सकते हैं। कोर रूल्स क्या रहते हैं, कि सभी का जो जो रूल है आपने उसी के अकॉर्डिंगली खेलना है ना, जो जो टेक्निक्स बताई हैं आपने उसी के अकॉर्डिंगली खेलना है, राइट। आगे है कंस्ट्रक्टेड रूल्स क्या रहते हैं, निर्मित नियम क्या है, कि भाई आपने ये खाना खाना है, ये खाना नहीं खाना है। मनमाने ढंग से बनाए जाते हैं, कि जो आपका कोच होता है वो बताता है कि आपने सप्लीमेंट ये वाले लेने हैं, ये नहीं लेने हैं, इतना पानी पीना है, इतना पानी नहीं पीना है, ठीक है। नेक्स्ट है द इवेंट इन फिलोसफी, इसको हम कल की क्लास में देख लेंगे।